हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम MSO 003 दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एग्जाम के लिए मैंडेटरी करके जाओगे, बिकॉज ये टॉपिक्स आप नहीं छोड़ सकते। आपका 70 to 80% सिलेबस इन टॉपिक्स से खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि आपका एग्जाम कल है, आप ये वाली वीडियो को पूरा देखोगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा जितने भी ऐसे टॉपिक्स है जिसके अराउंड पेपर आता है। तो प्लीज ये वाली वीडियो को आराम से देखो, ज्यादा लंबी नहीं होने वाली वीडियो। इसको देखो और समझो कि ये टॉपिक्स आपको आते हैं या नहीं। मैं आपको टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन भी साथ में दे दूंगी। मैं आपको जितनी इजी लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज में समझा सकती हूँ, मैं उतना इजीली आपको समझा दूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैंने टॉपिक्स निकाले कैसे हैं। मैंने पिछले 10 साल के पेपर एनालाइज करे तो ये अराउंड 20 टर्म पेपर्स थे आपके जून और दिसंबर के मिलाकर। मैंने वो टॉपिक्स देखे जो काफी बार रिपीट हो रहे थे, क्वेश्चंस में आ रहे थे। जैसे कुछ टॉपिक्स थे जिनके अराउंड बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो मैंने उन टॉपिक्स को निकाल के इन स्लाइड्स में डाला है। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे 20 मार्क के आंसर आपको लिखने हैं और आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है अपने एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला आपका मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन का। जैसा कि आपको पता ही है, ये फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर्स का, बिकॉज हम सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और डेवलपमेंट की बात होगी तो मॉडर्नाइजेशन की बात होगी ही। तो मैं आपको इस टॉपिक में बता देती हूँ कि आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है जब आप आंसर लिख रहे हो। पहली बात तो आपको मॉडर्नाइजेशन समझाने क्या होता है। मॉडर्नाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें ट्रेडिशनल सोसाइटीज जो हैं मॉडर्न सोसाइटीज में ट्रांसफॉर्म होती है। कैसे? थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, एजुकेशन, साइंस एक्सेट्रा, इन सब के थ्रू। ठीक है। इसमें काफी तरह के मॉडल्स फॉलो होते हैं। एक मॉडल है लीनियर प्रोग्रेशन मॉडल, जो रोस्टो का मॉडल है। उसमें स्टेजेस की तरह जो है सोसाइटी आगे बढ़ती है, एक एक स्टेप करके प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है। इसमें वेस्टर्न वर्सेस नॉन वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन भी आपको समझाना पड़ेगा कि वेस्ट में मॉडर्नाइजेशन का एक पैटर्न था, पर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन का पैटर्न जो था वो अलग था। बाकी इसमें आपको डिपेंडेंसी का क्रिटिक बताना पड़ेगा। फ्रैंक ने दिया था, उन्होंने बोला था कि मॉडर्नाइजेशन एक बायस्ड थ्योरी है जो वेस्ट को आइडियल मानती है, कि हम वेस्ट को कॉपी करेंगे तो ही हम मॉडर्नाइज होंगे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। फिर आती हैं कुछ इंडियन केस स्टडीज वगैरह, आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया, IT रेवोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेलवे, सब इंडिया के मॉडर्नाइजेशन का एक एग्जाम्पल है, तो आपको ये मेंशन करना है। यूजुअली मैं आपको बता दूं, ये जो आपको की एग्जामिनेशन एरियाज मैंने यहाँ बताए हैं, आपको ये सारे पढ़ के जाने हैं। मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं ऑलरेडी। ये सब आपको अपने आंसर में मेंशन करने हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आता है। देखो क्वेश्चन ना ऐसे आता है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी विद रेफरेंस टू इंडिया। अब इंडिया का रेफरेंस आएगा तो आपको केस स्टडी बतानी पड़ेगी। ठीक है। तो अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स वगैरह से आप ये वाला टॉपिक इजीली समझा सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिपेंडेंसी थ्योरी। इस पे भी 20 मार्क का क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंट के पेपर में। पहले हम देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ाना पड़ेगा। एक तो आपको मेट्रोपोलिस सैटेलाइट सिस्टम के बारे में बात करनी पड़ेगी, जो फ्रैंक ने दिया था। यहाँ पे मैंने दे रखे, फ्रैंक का आइडिया है मेट्रोपोलिस सैटेलाइट रिलेशनशिप्स। इसके अकॉर्डिंग ना, फ्रैंक के अकॉर्डिंग रिच कंट्रीज को हम मेट्रोपोलिस कहते हैं और पुअर कंट्रीज को सैटेलाइट कहते हैं। तो रिच कंट्रीज का सरप्लस एक्सट्रैक्ट करती हैं पुअर कंट्रीज। ठीक है। जिससे अंडर डेवलपमेंट क्रिएट होता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि रिच कंट्रीज जो है वो यहाँ से लेबर ले जाती है पुअर कंट्रीज से और फिर उनको एक्सप्लॉइट करती है, जिसकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो डेवलप होती जा रही है, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड है वो और अंडर डेवलपमेंट जाई जा रही है। ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को हम डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट भी कहते हैं। यानी कि पुअर नेशंस नेचुरली पुअर नहीं है, उन्हें हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइट किया गया है। इतना ज्यादा उनसे रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, लेबर यूज करा गया कि वो अंडर डेवलपमेंट में आ गई है। ठीक है। इसमें आपको सेंटर पेरिफेरी मॉडल भी समझाना होगा, कि जैसे कि इसमें बताना होगा कि वर्ल्ड सिस्टम में कोर हमेशा कोर कंट्रीज होती है, जो रिच कंट्रीज है जिनके पास सब कुछ है। ठीक है। वो हमेशा पावरफुल होती हैं और पेरिफेरी कंट्रीज जो होती हैं वो कोर पे डिपेंडेंट हो जाती हैं।
हर चीज के लिए, जो भी एक फिनिश प्रोडक्ट होता है उसके लिए बेसिकली। फिर हम बात करेंगे इसमें ग्लोबल कैपिटलिज्म क्रिटिक की, जैसे कि ट्रेड, फाइनेंस, एमएनसी सब सिस्टम ऐसे स्ट्रक्चर्ड है कि जो इनइक्वालिटी है ना वो रिप्रोड्यूस होती रहती है। देखो ट्रेड, फाइनेंस, एमएनसी से क्या हम बात कर रहे हैं, जितने भी सिस्टम्स है ना ये इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं। एमएनसीज में भी आपको पता है कि सोशल हायरार्की फॉलो होती है, तो इनकी वजह से जो है हमारा सिस्टम और खराब होता जा रहा है, ऐसा बोला गया है। ग्लोबलाइजेशन वाला जो पार्ट है वो एक तरह यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसमें आपको बेसिकली जो क्वेश्चन आता है 20 मार्क का वो आ जाता है कि कंपेयर करो डिपेंडेंसी एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, तो आपको दोनों का जो कंपैरिजन है वो आना चाहिए। बाकी अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट रिपीटेड टॉपिक है, दैट इज डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। बहुत इजी है, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। हमको यहाँ पे सिर्फ इन दोनों की ना डेफिनेशंस देखनी है बेसिकली। देखो पहले तो मैं बता दूं कि क्लासिकल मीनिंग क्या है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट क्या होती है, जब ग्रोथ, जीडीपी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी ये सब जब बढ़ रहा है, एक तरह आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, तो वो डेवलपमेंट हो गई। यहाँ पे मैंने बता रखा है, देखो सब कुछ ठीक है। ये है क्लासिकल मीनिंग। बाकी हम कंटेम्प्ररी मीनिंग देखें, यानी कि पुराने टाइम का मीनिंग देखें, तो इसमें आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट, केपेबिलिटी अप्रोच, सस्टेनेबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी, यानी कि एक होलिस्टिक अप्रोच है। इसमें सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, जेंडर डेवलपमेंट भी हो रहा है। हर चीज को देखा गया है, हर चीज के पर्सपेक्टिव को इस डेफिनेशन में डाला गया है। अब हम देख लेते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं कुछ डेवलपमेंट के। हमें पता ही है HDI, लिटरेसी और पर कैपिटा इनकम, एनवायरमेंट इंडिकेटर्स, ये सब आपके की इंडिकेटर्स है डेवलपमेंट के। यानी कि अगर ये सब अच्छे हैं, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, आपका लिटरेसी रेट अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है वहां पे किसी कंट्री में लोगों की, तो यानी कि वो कंट्री में डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। ठीक है। कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट अगर हम देखें तो कोलोनियलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वीक इंस्टीट्यूशंस, अनफेयर ट्रेड, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, ये सारे आपके मेन कॉजेज हैं अंडर डेवलपमेंट के। हम बात कर लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के रोल की। देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉजिटिव भी चीजें हुई थी लेकिन नेगेटिव भी हुई थी। पॉजिटिव ये हुई थी कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलके लग गई थी, टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो गई और हमारा मार्केट वगैरह बढ़ गया, लेकिन रिस्क भी उतने इंक्लूडेड आ गए क्योंकि इनइक्वालिटी हो गई और हम बाहर की कंट्रीज पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। एग्जाम में आपको ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट करके लिखने हैं। अगर क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट पे तो आपको मीनिंग बताना है दोनों का, आपको की इंडिकेटर्स बताने हैं, कॉजेज बताने हैं अंडर डेवलपमेंट के, और आपको ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट भी बताना है उसमें। ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज गांधीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। अगर इस पे क्वेश्चन आए तो प्लीज ये वाला कर आना अटेम्प्ट, बिकॉज ये बहुत ईजी टॉपिक है। देखो गांधी जी का डेवलपमेंट मॉडल इग्नू के पेपर्स में ना 2015 के बाद से बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। हर पेपर में ऑलमोस्ट मैंने ये क्वेश्चन देखा है, और अगर आपको ये क्वेश्चन आते तो आपको ये करके जाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आप काफी सारा मटेरियल जो है ऐड कर सकते हो। अगर हम पहला इसमें टॉपिक देखें तो आपको जो जो चीजें अपने आंसर में इंक्लूड करनी है वो क्या क्या है। पहले आ जाता है ग्राम स्वराज। ये सब चीजें ना गांधी जी ने बात करी थी कि अगर उनकी हम डेफिनेशन में डेवलपमेंट को देखें, डेवलपमेंट का मतलब, तो ये सब उनकी डेफिनेशन में होना चाहिए एक डेवलप्ड कंट्री में या फिर एक ऐसी कंट्री में जो डेवलप होना चाह रही है। पहले आ जाते हैं ग्राम स्वराज, यानी कि विलेज का सेल्फ रूल। यानी कि आइडिया ये है कि रूरल इंडिया जो है वो स्ट्रांग होगा तो ही नेशन स्ट्रांग होगा। अगर किसी कंट्री में विलेजेस वगैरह सेल्फ सफिशिएंट हैं, वो अपने लिए भी ग्रो कर पा रहे हैं, बाहर भी भेज पा रहे हैं, तो हमारी जो कंट्री है वो एक नेशन जो है वो और स्ट्रांग होगा। उन्होंने ट्रस्टीशिप की प्रिंसिपल की बात करी, यानी कि जो वेल्थ होल्डर्स है, जिनके पास बहुत पैसा है, उनको एज अ ट्रस्टीज वर्क करना चाहिए सोसाइटी के, यानी कि उनको वेल्थ का अच्छा इस्तेमाल करके सोसाइटी को गिव बैक करना चाहिए, ना कि सोसाइटी को और एक्सप्लॉइट करना चाहिए। उन्होंने क्रिटिक करा इंडस्ट्रियलाइजेशन का। गांधी जी के अकॉर्डिंग एक्सेसिव मशीनरी, मास प्रोडक्शन, अर्बनाइजेशन, ये सब ह्यूमन डिग्निटी और एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। हमें बेसिक जो पुराने टाइम की चीजें थी उन्हीं पे रहना चाहिए था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था, ऐसा गांधी जी ने बोला था। बाकी अगर हम कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की बात देखें
पंचायती राज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लोकल गवर्नेंस सब गांधी जी के आइडिया से ही लिंक्ड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की उन्होंने बात करी है कि प्लीज आप अपने एनवायरनमेंट को हार्म मत करो, और उन्होंने पंचायती राज यही बोला कि विलेज के हाथ में रूल दोगे तो उस नेशन जो है स्ट्रांग होगा। लोकल गवर्नेंस का आइडिया तभी गवर्नमेंट को मिल पाया। तो आपको ये सारे टॉपिक्स को आपस में रिलेट करके एक आंसर बनाना होगा। इस टॉपिक पर बार बार एक ही क्वेश्चन आता है, देखो मैं बता देती हूँ कि एक्सप्लेन गांधीयन डेवलपमेंट इन टुडेज कंटेक्स्ट। तो आप अभी के जो प्रेजेंट एग्जाम्पल है उनसे रिलेट करके ये तीनों टॉपिक्स, ग्राम स्वराज, ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल और क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिलेट करके एक आंसर बना लोगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे इजी टॉपिक और सबसे रिपीटेड टॉपिक है ये, और मैं कहती हूँ अगर ये आता है तो प्लीज इसको करके आना, क्योंकि इससे इजी टॉपिक नहीं हो सकता कोई पेपर में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5 साल से मैंने देखा है कि पिछले साल के पेपर में भी था ये, तो ये वाला टॉपिक जरूर करके जाना। जैसे ये टॉपिक आएगा ना तो आपको जो चीजें समझानी है वो क्या क्या है मैं बता देती हूँ। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अभी के जो लोग हैं वो रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करें कि फ्यूचर में जो जनरेशन है उनके लिए भी सेव हो जाए और वो यूज कर पाए। ना हम लोगों को हमारे इंटरेस्ट को खत्म करना है और हमें इतना एफिशिएंटली उन्हें यूज करना है कि आगे की जो जनरेशन है उसके लिए भी वो सेव रहे। इसमें आप लोग 3 पिलर्स की बात करोगे। एक तो इकोनॉमिक पिलर, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी की बात करोगे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ होनी चाहिए उसकी। सोशल पिलर की बात करोगे, यानी कि इंक्लूजन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, ये सब होना चाहिए। एनवायरमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम सिर्फ एक एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहे, हम इकोनॉमिक भी बात कर रहे हैं, सोशल भी बात कर रहे हैं और एनवायरमेंट भी, यानी कि इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करो, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करो, क्लाइमेट मिटिगेशन, ये सब। तो ये एक होलिस्टिक टॉपिक आ जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हर पर्सपेक्टिव, हर ओपिनियन को इंक्लूड करा जाता है। बाकी इसमें आप यूएनडीपी एंड ग्लोबल फ्रेमवर्क की बात करोगे, यानी कि यूएनडीपी ग्लोबल लेवल पर पॉलिसी गाइडेंस देता है इसके लिए। और 2015 के बाद एसडीजी का रोल एग्जाम में बहुत हाईलाइट हुआ है। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कुछ आई गेस 15 गोल्स हैं जो आपको याद करने चाहिए, पढ़ने चाहिए, आपको थोड़ा बहुत पता होने चाहिए कि क्या क्या गोल्स हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स में यही है कि हंगर खत्म करना है, जेंडर इक्वालिटी लानी है, लिटरेसी बढ़ानी है, और हमें गर्ल प्रेफरेंस वाली वो चीज़ हटानी है। ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स में है। ठीक है, बाकी अब हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स की अगर बात करें तो इसमें आप लोग ग्रीन वॉशिंग, नियो लिबरल मॉडल्स, अनलिमिटेड ग्रोथ वर्सेस लिमिटेड रिसोर्सेज का कॉन्ट्रडिक्शन जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा लंबा आंसर इजीली बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें तो नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, अभी हमने पहले भी ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट पे बात करी। तो ग्लोबलाइजेशन पे अगर आपको आंसर आए ना तो पहले तो आपको लिखना है कि ग्लोबलाइजेशन हर जगह है। यहाँ पे मैं बता दूं कि इस सब्जेक्ट में भी ग्लोबलाइजेशन हर जगह है, हर जगह आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा गया है, तो ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर ये क्वेश्चन आता है ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट का, तो इसमें आपको पहले तो रोल ऑफ एमएनसीज डिस्क्राइब करना है कि देखो कैपिटल, टेक्नोलॉजी, जॉब्स, ये सब आ गया हमारी कंट्री में, ये सब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, लेकिन इससे क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ है, और जो प्रॉफिट है वो रिच कंट्रीज के पास जा रहा है, हमारे जैसे नेशंस के पास नहीं आ रहा। कल्चरल डायमेंशंस की बात करनी है आपने, इसमें आप मैकडोनल्डाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन, होमोजेनाइजेशन, ये सब करोगे, यानी कि मिक्स ऑफ कल्चर्स हो गया। ठीक है, लोग अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशनल रूट से अलग उठकर जो बाहर के कल्चर्स हैं उन्हें ज्यादा अडॉप्ट करें, वेस्ट को देखकर ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि कल्चर्स जो और कंट्री के हैं वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, इनइक्वालिटी इम्पैक्ट की बात करोगे आप कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो अनइवन रहा, रिच को ज्यादा बेनिफिट करा है और पुअर को कम बेनिफिट हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इंडिया स्पेसिफिक पूछे जाते हैं कि इंडिया से रिलेट करके बताओ ग्लोबलाइजेशन का, तो आपको यही सब लिखना है कि इंडियन का एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ा, लेकिन उससे क्या हुआ, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उससे सॉइल भी खराब हुआ, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है अपने आंसर में। बाकी ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड लोकल सोसाइटी में यही वाले क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछे जाएंगे, सोशल स्ट्रक्चर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपको अपने आंसर में मेंशन करने हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है सोशल मूवमेंट्स एंड डेवलपमेंट का। ये भी एक इजी टॉपिक है। इसमें बेसिकली सोशल मूवमेंट डेवलपमेंट स्टडीज का बैकबोन है। जब सोशल मूवमेंट्स होए
तो ही तो डेवलपमेंट हुआ। अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, देखो न्यू सोशल मूवमेंट में आपको जो बहुत नए सोशल मूवमेंट है जो अभी हम कंट्री में देख सकते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट पे अभी हुआ, दिल्ली के पोल्यूशन पे करा था उन लोगों ने, फेमिनिस्ट मूवमेंट हो गए, एलजीबीटीक्यू मूवमेंट्स हो गए, आइडेंटिटी और राइट्स बेस्ड स्ट्रगल जो है ये सब आएगी न्यू सोशल मूवमेंट में। एनवायरमेंट मूवमेंट जो हमने पहले देखे हुए हैं वो है चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सारे जो हैं ये एनवायरमेंट को सेव करने के लिए जो मूवमेंट्स हुए थे। डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट का डिबेट है ये बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है आपको, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट का डिबेट, तो इस पे भी आप यही सब मेंशन करोगे। ट्राइबल राइट के मूवमेंट्स के बारे में आप लिख कर आओगे अगर क्वेश्चन आएगा। और मूवमेंट्स को एज अ क्रिटिक ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, बिकॉज डेवलपमेंट अगर इनइक्वालिटी क्रिएट करे तो मूवमेंट वॉइस बनकर आते हैं। यानी कि जब कोई डेवलपमेंट ऐसी हो रही है जो सबके फेवर में नहीं है तो उसके अगेंस्ट मूवमेंट्स भी करे जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो चिपको मूवमेंट यही था, डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने पेड़ काटने थे, बट वहां पे हमें पेड़ को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज एनवायरमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी डेवलपमेंट। तो हम इन मूवमेंट्स को एज अ क्रिटिक ऑफ डेवलपमेंट भी देख सकते हैं। इसमें आपको स्टेट सिविल सोसाइटी के डायनेमिक्स के बारे में भी बात करनी पड़ेगी कि कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी नेगोशिएशन होता है, दोनों मिलकर डेवलपमेंट के जो आउटकम्स है उसको शेप करते हैं। नेक्स्ट अगर हम रिपीटेड टॉपिक देखें दैट इज स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी, इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूं तो ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे 4 दे रखे हैं, ये कुछ ऐसे की टर्म्स हैं जो आपको इस आंसर में लिख कर आने हैं। देखो, वेलफेयर स्टेट एरा, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस बात हो रही है, जब स्टेट लेड डेवलपमेंट होती थी, यानी कि पब्लिक सेक्टर वेलफेयर प्रोग्राम्स इन सब से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले की। ठीक है, फिर लिबरलाइजेशन वाला आया हमारा, जब एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ तो ये जो थी हमारी प्राइवेटाइजेशन वाली हुई, इकोनॉमी को और लोगों के लिए खोला गया, स्टेट का कंट्रोल हट गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया क्योंकि। फिर नियो लिबरल स्टेट होता है जब मार्केट लेड पॉलिसीज आई, प्राइवेट सेक्टर को और पुश करा गया, जो रिसेंटली हुआ था। और अब जो है कंटेम्प्ररी मॉडल्स आ गए हैं, यानी कि पब्लिक प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप होने लग गई है, मल्टीपल स्टेक होल्डर आ गए हैं, एनजीओ है, स्टेट है, मार्केट है, ये सब आपस में काम कर रहे हैं एक बेटर सोसाइटी के लिए। अब इन सब के रोल्स क्या होते हैं, देखो स्टेट का रोल होता है बेसिकली पॉलिसी, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीडिस्ट्रीब्यूशन, इस सबको बढ़ावा देना। मार्केट का रोल होता है कि एफिशिएंसी, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज, ये सब। सिविल सोसाइटी का अगर हम देखें तो इनका काम होता है एनजीओज, अकाउंटेबिलिटी, एडवोकेसी, पीपल का पार्टिसिपेशन। तो इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपका स्टेट, मार्केट और सिविल सोसाइटी से रिलेटेड आएगा तो पहले तो आपको ये सब बताना है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके अब तक का क्या रहा है पूरा डेवलपमेंट का शेड्यूल, और उसके बाद आपको ये बताना है कि इन सबका रोल क्या क्या रहता है, स्टेट, मार्केट और सिविल सोसाइटी का रोल क्या है डेवलपमेंट में। ठीक है, इसमें आप चाहो तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी मेंशन कर सकते हो, जेंडर एंड डेवलपमेंट भी मेंशन कर सकते हो। तो ये शॉर्ट आंसर्स आप इसी एक आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। इस पीपीटी में मैंने जितने टॉपिक्स बताए हैं आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो प्लीज ये पेपर के लिए जरूर पढ़ के जाना। और अगर कोई भी और डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।